गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम जोड़िया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 जेएलएम श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बीए प्रथम वर्ष भारत का इतिहास, जिसमें कि प्रारंभ से लेकर 1206 तक की घटनाओं की जानकारी दी गई है। इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है उत्तरोत्तरकालीन सामाजिक व आर्थिक दशा। आज के इस वीडियो में हम उत्तरोत्तरकालीन सामाजिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो उत्तरोत्तर काल में महत्वपूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। एक महत्वपूर्ण आर्थिक परिवर्तन जिसने कि जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को प्रभावित किया था, भूमिदान तथा उससे उत्पन्न सामंतीय व्यवस्था का विस्तृत रूप से अपनाया जाना था। इस युग का सर्वाधिक विस्मयकारी जो परिवर्तन है जातियों का प्रघूर्ण था, जिसने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों और शूद्रों सभी को ही प्रभावित किया था। आइए अब हम चलते हैं उत्तरोत्तरकालीन सामाजिक दशा की जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले है सामाजिक स्थिति। इसके अंतर्गत उत्तरोत्तरकालीन समाज में ब्राह्मणों का जो स्थान है वह सर्वश्रेष्ठ था। उत्तरोत्तरकालीन समाज में ब्राह्मणों का स्थान उस समय सर्वश्रेष्ठ था। शास्त्रों द्वारा निर्दिष्ट आधार का ये पालन करते थे। शास्त्रों द्वारा निर्दिष्ट आधार का ये पालन करते थे। वेद, वेदांत तथा अन्य शास्त्रों में ब्राह्मण वर्ग पारंगत होता था। उन्हें क्षत्रिय आचार्य तथा उपाध्याय कहा जाता था। ब्राह्मणों को क्षत्रिय आचार्य तथा उपाध्याय कहा जाता था। उत्तरोत्तर काल में बाहरी आक्रमणों से उत्पन्न राजनैतिक उथल-पुथल तथा आर्थिक विषमताओं ने ब्राह्मणों को अन्य व्यवसाय अपनाने के लिए बाध्य किया था। मेघातिथि के अनुसार विदेशी आक्रमण से यदि खतरा हो, विदेशी आक्रमण से यदि खतरा हो और सामाजिक व्यवस्था का भय उत्पन्न हो जाए तो ब्राह्मण जो है शस्त्र धारण भी कर सकता है। मनु पर टीका करते हुए मेघातिथि ने वेदज्ञ ब्राह्मण को सेनापति तथा राजपद ग्रहण करने की भी अनुमति दी है। इस युग में समृद्धि का प्राशर ने ब्राह्मणों के लिए कृषि एक सामान्य व्यवसाय बताया, बेशर्त कि वह स्वयं खेती नहीं करे। चालुक्य नरेश कुमार पाल के एक लेख में ब्राह्मण खेतिहारों के नाम तथा प्रतिहारों के पेहोवा लेख में एक ब्राह्मण का घोड़े के व्यापारी के रूप में उल्लेख मिलता है। इस काल में समृद्धियों में ब्राह्मणों को आपातकाल में व्यापार से भी आजीविका चलाने की अनुमति जो है प्रदान की गई है। इस युग की जो महत्वपूर्ण घटना है वह है राजपूतों का उदय, जिसने कि प्राचीन क्षत्रियों का स्थान ले लिया था। इस काल में राजपूत जो शब्द है, इस काल में राजपूत शब्द लड़ाकू जातियों तथा सामंत वर्ग के लिए प्रयुक्त किया गया। इस काल में राजपूत जो शब्द है लड़ाकू जातियों तथा सामंत वर्ग के लिए प्रयुक्त किया जाने लगा और 12वीं शताब्दी तक राजपूतों की 36 प्रकार की जातियां प्रसिद्ध हो गई।
12वीं शताब्दी तक राजपूतों की 36 जातियां प्रसिद्ध हो गई, जिनमें की चालुक्य, चौहान, प्रतिहार, परमार, गोहिल, चंदेल, कच्छावा, मेर आदि मुख्य है। इन जातियों में चालुक्य, चौहान, प्रतिहार, परमार, गोहिल, चंदेल, कच्छावा, मेर आदि मुख्य रूप से रही थी। 7वीं-8वीं शताब्दी में इनका उदय हुआ था। जो ब्राह्मण अपने मूल कर्म एवं जाति स्तर को छोड़कर जाति को छोड़कर क्षत्रियों का कार्य अपना लिया था। जो ब्राह्मण अपने मूल कर्म एवं जाति को छोड़कर क्षत्रियों के कार्य अपना लिए था, ऐसे जो ब्राह्मण है ब्रह्म क्षत्रिय के नाम से जाने लगे। ऐसे ब्राह्मण ब्रह्म क्षत्रिय के नाम से जाने लगे थे। ब्रह्म क्षत्रिय के नाम से जाने लगे थे। शूद्र ब्राह्मण वह है जो लाख, नमक, दूध, शहद, मांस आदि का विक्रय करता है। क्षत्रियों से उच्चतम स्तर का दावा करने वाले सत क्षत्रिय के नाम से जाने गए। अवेक शान ने मणिपुर और सिंध देश के राजा को शूद्र कहा है। मनु के टीकाकरण मेघातिथि ने लिखा है कि राजा जो शब्द है अक्षत्रिय के लिए भी प्रयुक्त हो सकता है, बशर्ते कि वह राज्य का स्वामी होना चाहिए। इब्न खुर्दाब ने क्षत्रियों के दो वर्गों का उल्लेख किया, सबूक फूरिया तथा कतारिया। इब्न खुर्दाब ने क्षत्रियों के दो वर्गों का उल्लेख किया, सबूक फूरिया तथा कतारिया। अल्देकर के अनुसार सबूक फूरिया सत क्षत्रिय थे। अल-बर्नी के वृत्तांत से पता चलता है कि राजपूत क्षत्रिय ब्राह्मणों के समान ही समझे जाते थे, किंतु खेतिहार क्षत्रिय और वैश्य बराबर थे, शूद्र से बहुत ऊंचे नहीं थे, क्योंकि उन्हें वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था और उनके धार्मिक जो कर्तव्य करते थे पुराणों व मंत्रों द्वारा होते थे, वैदिक मंत्रों द्वारा नहीं। तो धर्मशास्त्रों में वैश्यों के लिए कृषि, पशुपालन और व्यापार, धर्मशास्त्रों में वैश्यों के लिए कृषि, पशुपालन और व्यापार जैसे जो व्यवसाय हैं निर्दिष्ट किए गए हैं। प्राशन ने कुसीद वृत्ति अर्थात सूद पर रुपया उधार देना, प्राशन ने कुसीद वृत्ति अर्थात सूद पर रुपया उधार देना वेश्यों का ही व्यवसाय बताया है। इस काल में वेश्यों की स्थिति में काफी गिरावट आई। मनु और बौधायन धर्मसूत्र में वेश्यों को सर्वप्रथम शूद्रों के समक्ष ही माना गया। अल-बरूनी ने वेश्यों एवं शूद्रों में कोई अंतर नहीं पाया। उनके अनुसार इन दोनों को वेदों के अध्ययन या श्रवण की अनुमति नहीं थी। अल-बरूनी ने यह भी कहा कि यदि इनमें अर्थात वेश्या और शूद्र में किसी भी जाति के लोग वेद का पाठ करते थे तो राजा उनकी जीभ कटवा देता था। प्रायः दोनों एक ही गांव और नगर में रहा करते थे। शूद्रों में कुछ वर्ण संकर जातियां भी थी। इन जातियों का जन्म उच्च जाति के पुरुषों की निम्न जाति की स्त्रियों के साथ या प्रतिलोम विवाह हुआ था। इस काल में स्मृतियों एवं निबंधों में
सेवावृत्ति के अतिरिक्त शूद्रों के लिए अनेक व्यवसाय निर्धारित भी किए गए। अतिदेवल एवं पराशर ने शूद्रों के लिए सेवा के अतिरिक्त कृषि, पशुपालन, वाणिज्य एवं शिल्प उपयुक्त व्यवसाय बताए। आर्थिक दृष्टि से इस युग की जो महत्वपूर्ण विशेषता थी, कृषि कार्य का आमतौर पर शूद्रों का व्यवसाय होना था। हवेक्सांग और इब्न खुर्दाम ने कृषि को शूद्रों का व्यवसाय बताया। व्यास, पराशर और वैजयंती में एक कृषि वर्ग का उल्लेख किया गया है, जिसे कि कुटुंबी कहा गया। इन्हें शूद्रों के अंतर्गत ही रखा गया। इस काल में एक और वर्ग किनाश का उल्लेख है। प्राचीन ग्रंथों में किनाश वैश्य थे, किंतु 8वीं शताब्दी की नारद स्मृति के टीकाकार असहाय के किनाशों को शूद्र बताया। किसानों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। किसानों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 है स्वतंत्र किसान, जो कि भूमि के स्वामी थे और राज्य को अनेक प्रकार से कर भी दिया करते थे। किसानों को दो वर्गों में रखा गया। नंबर 1 स्वतंत्र किसान, जो भूमि के स्वामी थे और राज्य को अनेक प्रकार से कर चुकाते थे। दूसरा वे किसान जो कि बटाई पर खेती करते थे। वे किसान जो बटाई पर खेती करते थे। तैयद सीरियन या फिर उसे सीरियन कहा जाता था। तैयद सीरियन या फिर उसे सीरियन कहा जाता था। इन्हें उपज का 1/3 से 1/4 भाग मिलता था। किसान मजदूरों को उपज का 1/10 से लेकर 1/4 भाग मिलता था। किसान मजदूरों को उपज का 1/10 से लेकर 1/4 भाग मिलता था। तो हर्ष चरित्र में आदिवासी कृषकों का भी उल्लेख किया गया है। गुप्त काल के अभिलेखों में बढ़ई के खेत का भी उल्लेख है। मेघातिथि उच्च वर्णों पर शूद्रों की निर्भरता के सिद्धांत की पुनरावृत्ति करता है। उसने शूद्रों को संन्यास आश्रम से वंचित करते हुए कहा कि वे गृहस्थ जीवन में रहकर ही संतानोत्पत्ति के द्वारा दिग्गजों की सेवा कर पुण्य कमा सकते हैं। अल-बिरूनी ने शूद्रों के प्रति नहीं बल्कि वेश्यों के प्रति ऐसे उपयुक्त दृष्टिकोण का उल्लेख किया। शूद्रों के बंधुआ होने का संकेत एक धार्मिक विचारधारा में मिलते हैं, जो कि पूर्व मध्यकाल में काफी प्रभावी हो गए थे। लेख पत्ती में भूमि संस्था के लिए एक आदर्श दस्तावेज महत्वपूर्ण है। शूद्रों को दो भागों में विभक्त किया गया, सत और असत। शूद्रों को दो भागों में विभक्त किया गया, सत और असत। शत शूद्रों को पुराणिक विधि के संस्कार, पंच महायज्ञ आदि धार्मिक कर्तव्य का पालन करने का अधिकार दिया। मूर्त धर्म समाज हित के लिए कार्य जैसे तालाब खुदवाना, वृक्ष लगवाना आदि। तांत्रिक मंत्रों में मातृ देवी की प्रधानता थी। तांत्रिक पूजा के लिए स्त्री और शूद्र सभी दीक्षित हो सकते थे। कायस्थ एक वर्ग के रूप में कायस्थों का जो उल्लेख है याज्ञवल्क्य स्मृति में, जबकि एक जाति के रूप में सर्वप्रथम जो उल्लेख है इसका ओशनस स्मृति में मिलता है। कायस्थ को भूमि सीमा निर्धारण संबंधी दस्तावेज रखने पड़ते थे, अर्थात भूमि तथा राजस्व संबंधी सभी कार्यों का हिसाब किताब इन्हें करना पड़ता था। न्यायाधिकरण में न्याय निर्णय लिखने का काम जो थे करते थे। अस्पृश्यता इस काल में अस्पृश्य जातियों की संख्या तथा अस्पृश्यता की भावना में काफी वृद्धि हुई। उत्तरोत्तर काल में अस्पृश्य जातियों की संख्या तथा अस्पृश्यता की भावना में काफी वृद्धि हुई थी। पूर्व मध्यकाल में दास प्रथा में वृद्धि हुई।
कहा जाता था। अल-बिरूनी ने अंत्यजों को चारों वर्णों या जाति कर्म से बाहर का माना। फिर वर्ण संकर जातियां, तो याज्ञवल्क्य द्वारा वर्णित मीमांसा उच्च जाति के पुरुषों का निम्न जातियों की स्त्रियों से अनुमोदित रीति अर्थात अनुलोम विवाह और इसके विपरीत प्रतिलोम विवाह के साथ साथ अन्य विविध प्रकार के निषेध विवाहों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न वर्ण संकर जातियों की उत्पत्ति हुई। वर्ण संकर जातियों की सबसे लंबी सूची है जो वैजयंती ने दी। इसमें 64 वर्ण संकर जातियों का उल्लेख किया गया है। इन वर्ण संकर जातियों की उत्पत्ति 4 वर्णों के पुत्रों 12 अनुलोम और प्रतिलोम पुत्रों और उसके 48 प्रशाखाओं से हुई थी। अनुलोम जातियां जो थी दिग्गज मानी जाती थी, इसलिए इन्हें यज्ञोपवीत संस्कार का अधिकार दिया गया था। इस काल में जन्मी वर्ण संकर जातियों में कायस्थ सबसे उल्लेखनीय थे। सबसे निम्न जाति जो थी अंत्यज अस्पृश्य थी, जिनमें सर्वाधिक चंडाल थे। दास, तो पूर्व मध्यकाल में दास प्रथा में वृद्धि हुई थी। पूर्व मध्यकाल में दास प्रथा में वृद्धि हुई थी। इन्हें किसी सामाजिक वर्ग के रूप में नहीं माना गया। दासों की सामाजिक जो स्थिति है अंत्यजों तथा तिरस्कृत जातियों से अच्छी थी। पूर्व मध्यकाल में दास प्रथा में वृद्धि हुई। इन्हें किसी सामाजिक वर्ग के रूप में नहीं माना गया। दासों की जो सामाजिक स्थिति है अंत्यजों तथा तिरस्कृत जातियों से अच्छी थी। लेखपत्ति के अनुसार वस्तुओं के विनिमय में दासों का निर्यात समुद्री मार्ग से पश्चिम देशों की ओर हुआ करता था। दास दासियों को दान में देने की प्रथा इस काल में प्रचलित हो गई थी। बौद्ध मठों और मंदिरों को दास दान के रूप में उस समय दिए जाते थे। विवाह सामान्यतः अंतरजातीय विवाह से संबंधित नियम उस समय प्रचलित थे। सामान्यतः अंतरजातीय विवाह से संबंधित नियम जो थे उस समय प्रचलित थे। सामान्यतः अंतरजातीय विवाह से संबंधित उस समय नियम प्रचलित थे। शासक वर्ग में बहुविवाह प्रथा व्यापक रूप से प्रचलित थी। शासक वर्ग में बहुविवाह प्रथा उस समय व्यापक रूप से प्रचलित थी। तो इस प्रकार आइए हम देखते हैं स्त्रियों की दशा। तो उत्तरोत्तर काल में स्त्रियों की स्थिति में पहले की तुलना में काफी गिरावट आ गई। उत्तरोत्तर काल में स्त्रियों की स्थिति में पहले की तुलना में काफी गिरावट आ गई। मध्यकाल में समृद्धि चंद्रिका में एक पत्नी का परित्याग करके दूसरी पत्नी से विवाह करने का जो उल्लेख है, यह उल्लेख प्राचीन समृद्धियों में भी है। समृद्धि चंद्रिका में महिलाओं द्वारा अपने पुरुष संबंधियों की संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने के अधिकार के पालन पर बल दिया गया था। कल्याणी के चालुक्यों की राजकुमारियां प्रदेश की शासिका थी। काकतीय रानी रुद्रमम्मा ने काकतीय राजवंश पर 40 वर्ष शासन किया। उसके शासन के उत्कृष्ट सफलता के लिए वेनिस यात्री मार्को पोलो ने उसकी प्रशंसा भी की है। उत्तरोत्तर काल में सती प्रथा का अत्यधिक विकास हुआ था। उत्तरोत्तर काल में सती प्रथा का अत्यधिक विकास हुआ था। अंगीरा, हारित आदि पूर्व मध्यकालीन समृद्धियों तथा अपरारक व्याज्ञानेश्वर आदि निबंधकारों ने सती प्रथा की प्रशंसा की है। नारद समृद्धि के टीकाकार एस.आय के अनुसार स्त्रियों की अभिभावकता इसलिए आवश्यक थी कि शस्त्राध्ययन के अभाव में उसकी बुद्धि विकसित नहीं हो सकती। होती थी। इस प्रकार उत्तरोत्तर काल में स्त्रियों की स्थिति में पहले की तुलना में काफी गिरावट आ गई थी। तो इस प्रकार
गुप्त काल के पश्चात की सामाजिक दशा, जिसकी जानकारी आपको आज की क्लास में दे दी गई है। इसके पश्चात उत्तरोत्तर काल की शासक शासन के काल के बाद की आर्थिक दशा की जानकारी कल के वीडियो में प्राप्त करेंगे। तब तक आप